जी क्लास दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें, कुछ देर वेट कर लेते हैं, 1 मिनट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पेपर पर्सपेक्टिव से भी, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस टॉपिक का आएगा ही आएगा। मार्क्स हो जाएंगे इंशाल्लाह अपलोड। 15 नवंबर है ना लास्ट डेट, 15 नवंबर तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनल शायद 55 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही तो है, पॉइंट जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसकी क्या बन सकती है? रेक्टेंगल की क्लास हो सकती है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ की क्लास हो सकती है, इसके अलावा ट्राइंगल की एग्जांपल हो सकती है। करवा तो सकते हो, लेकिन वो चीज वो आएगी नहीं ना, क्योंकि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स से ऐड होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट वाई से होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई, जब हम कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे होते हैं तो हम पूछे होते हैं ना कि एक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा है और वाई का कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो हम वहां पे एक पॉइंट को हमने एक सर्कल बना दिया। फिर हम जैसे चार्ट होता है, चार्ट में यही होता है कि हम देख रहे होते हैं कि वेट का चार्ट होता है कि आपकी जो है वो एज कितनी है और आपका जो है वो वेट कितना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप किस उस पे जो है वो लाई कर रहे हैं। जैसे हेल्थ कार्ड जो होता है उसमें ये होता है ना कि आपकी एज कितनी है और आपका जो है वो वेट कितना है। तो आप दो चीजों पे देख रहे होते हैं, एक्स और वाई, और वहां जाके प्लॉट कर रहे होते हैं कि कितनी एज है और कितना आपका जो है वो वेट है। उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर आपका वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू एज सही है, चार्ट पे ऊपर है नीचे कहाँ है। तो हम कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट चल रहे होते हैं, एक्स वाला एक्स से और वाई वाला वाई से। अगर आप उसकी सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो फिर तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा ना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ओवरलोड करवा दिया। अब ये मल्टीप्लाई क्या है, नाउ इट्स एन ओवरलोडेड ऑपरेटर। अब ये फॉरन इसकी डेफिनेशन में चला जाएगा, P1 और P2 को अपने साथ एज एन ऑब्जेक्ट लेकर। P1 की वैल्यू 2 एंड 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और P2 की वैल्यू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। और जब हम इसको ओवरलोड करेंगे तो ये ओवरलोड होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे अपने साथ दो वैल्यूज लेकर आएगा, P1 की वैल्यू P के लिए और P2 की वैल्यू Q के लिए। तो जब P यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 डॉट एक्स विच इज 2। ठीक है, P जो यहाँ पे P है वो किसको स्टोर कर रहा है, P1 को। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, P इज इक्वल टू P1, therefore P is equal to P1, sorry, P dot x is equal to P1 dot x which is 2। यही है ना, ठीक है, 2 है एंड 4 है। सिमिलर इसी तरीके से P डॉट y इज इक्वल टू P1 डॉट y इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। इसी तरह हमारे पास जो Q है, Q इज इक्वल टू 0.2। 0.2 वाला ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, Q में, एंड देयरफॉर Q dot x is equal to P2 dot x। P2 की जो x की वैल्यू थी which was 3 and Q dot y is equal to P2 dot y which is 1। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो वहां से वैल्यूज आ रही हैं वो यहाँ की लोकल वेरिएबल्स में किस तरीके से स्टोर हो रही हैं।
सो p इज इक्वल टू p1, यानी कि ऑब्जेक्ट p1 जो पास हुआ था मल्टीप्लाई करते हुए हमने दो चीजें पास की थी, p1 मल्टीप्लाई बाय p2। तो जो p1 ऑब्जेक्ट 1 है वो इस p के लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर p इज इक्वल टू p1 एंड p डॉट x इज इक्वल टू p1 डॉट x इज इक्वल टू 2 एंड p डॉट y इज इक्वल टू p1 डॉट y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली q इज इक्वल टू जो सेकंड ऑब्जेक्ट है p2 वो q में स्टोर हो जाएगा और q की जो x वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो p2 की x वैल्यू है 3 और q की y वैल्यू क्या हो जाएगी, जो p2 की y की वैल्यू है विच इज 1। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दी, रिटर्न न्यू पॉइंट, कि इन दो ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करके ये एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा और वो नया ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट करेगा, रिटर्न न्यू पॉइंट, एक न्यू पॉइंट रिटर्न करेगा विच इज p मल्टीप्लाई बाय x, p डॉट x उठाएगा 2, p डॉट x मल्टीप्लाई करेगा q डॉट x, यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो q डॉट x है ये वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बनाएगा y, यानी कि नए ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, p डॉट y विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय q डॉट y विच इज 1। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। तो ये क्या कोऑर्डिनेट रिटर्न करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और वो उस नए ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 6 एंड 4। तो ये 6 और 4 रिटर्न करेगा, रिटर्न करके 6 और 4 कहाँ जाएगा, वापस ऊपर जहां से कॉल हुआ था यहाँ पे, और ये नए ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाएगी 0.3। देयरफॉर 0.3 क्या हो जाएगा मेरे पास, जो नया ऑब्जेक्ट है p3 डॉट x इज इक्वल टू 6, जो उसने वैल्यूज कैलकुलेट करके हमें सेंड की थी। तो p3 डॉट x इज इक्वल टू 6 एंड p3 डॉट y इज इक्वल टू 4। जो दो कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू इस ओवरलोडेड ऑपरेटर ने हमें भेजे थे वो कहाँ, इस p3 के नए ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। p3 की x की वैल्यू जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वहां से पास हुआ था वो हो जाएगी और p3 की y की वैल्यू जो सेकंड कोऑर्डिनेट वहां से पास हुआ था वो हो जाएगी। अब हम चाहें तो हम इसको कंसोल पे प्रिंट करके देख लें, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं p3 डॉट x स्पेस दे देते हैं और p3 डॉट y, ठीक है, प्लस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस, ठीक है, 6 और 4, 6 और 4, और ये नई कैलकुलेशन किसने की, हमारे ओवरलोडेड ऑपरेटर ने। अब मैं इसको कह रही हूँ कि एक नई चीज करो कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, पॉइंट p3 इज इक्वल टू, सॉरी p3 हो चुका है, p4 इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई बाय p2 मल्टीप्लाई बाय p1। ठीक है, मैंने दो दफा इस ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। सो दोनों जगह स्टैटिक है, प्रेसिडेंस सेम है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो पहले p1 डॉट मल्टीप्लाई बाय p2, ये जाएगी दो ऑब्जेक्ट जाएंगे p1 और p2, ये जो दो ऑब्जेक्ट है p1 और p2 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में प्रोग्राम यहाँ से यहाँ चला जाएगा और दो वैल्यूज रिटर्न करके आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और क्या रिटर्न करेगा, 6 और 4। 6 और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 6 एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, उसकी वैल्यू क्या कर देगा, उसके x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 4, फिर उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेगा p1 से, यानी कि यहाँ से वो ऑब्जेक्ट पास करेगा और फिर अब क्या पास करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट p1, ये दोबारा से जाएगा। तो अब क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वहां पे, 6 4 एंड 2 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पास किया p1, p1 के बजाय वो नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू हो जाएगी p1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 6 एट p1 डॉट वाई इज इक्वल टू 4। और फिर जो हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट पास किया है वो p1 के इक्विवेलेंट है, p1 देयरफॉर
Q1 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 2 और 4 था ना, 2 एंड 4। अब ये इसको कैसे रिटर्न करेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। यहाँ से 4 और 16 जाएगा, और फिर यहाँ जब हम प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंट्रोल सी, न्यू ऑब्जेक्ट, P4 का x एंड P4 का y। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, 6 और 2 12 एंड 4 और 4 16। ठीक है, ठीक है, 12 एंड 16। इसी तरीके से मैं बार बार एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकती हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे P1 मल्टीप्लाई बाय P2 हटा के आप इसको बार बार ओवरलोड करने के बजाय आप P3 दे दें, क्योंकि P3 भी तो वही वैल्यू दे रहा है हमारे पास, P3 मल्टीप्लाई बाय P1। ठीक है, आप बार बार ओवरलोडेड ऑपरेटर को यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो, और अगर आपने जो लास्ट वाला जो रिजल्ट आया P3, सेम बात है, एक ही बात है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? इसको अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको रीमॉडिफाई कर देती हूँ, रेक्टेंगल की क्लास है। ठीक है, सपोज वी हैव अ क्लास कॉल्ड रेक्टेंगल एंड वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स फॉर रेक्टेंगल। इसको हम कर देते हैं पब्लिक इंट लेंथ एंड विड्थ। इसको भी हम रेक्टेंगल कर देते हैं, रेक्टेंगल का हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिक सॉरी इंट एल कॉमा इन डब्ल्यू length is equal to L and width is equal to W। ठीक है, ये मेरे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करूँ। क्लास मेरी रेक्टेंगल की होगी, जिस क्लास के अंदर मैंने ऑपरेटर को लोड करना है, और यहाँ पे भी मेरे पास होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एंड वहाँ हमने मल्टीप्लाई के लिए किया था, अब हम प्लस के लिए करके देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x की बजाय क्या आ जाएगा, लेंथ एंड क्यू डॉट लेंथ, सिमिलरली p डॉट विड्थ एंड क्यू डॉट विड्थ। ठीक है, लेट अज्यूम इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल का। ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ रेक्टेंगल R1 इज इक्वल टू
न्यू रेक्टेंगल और इसमें मैंने वैल्यू दे दी कि लेंथ की 10 है और विड्थ 20 है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया सेम नेम का, सॉरी R2, सेम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया R2 और उसको मैंने वैल्यू दे दी 30 एंड 40। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मैं एक और रेक्टेंगल बना रही हूँ, थर्ड वन, विच शुड बी सम ऑफ दिस टू। रेक्टेंगल R3 इज इक्वल टू R1, यानी कि जो रेक्टेंगल 1 है प्लस R2। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं, हम प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कि P1 की लेंथ को मल्टी प्लस करो। ठीक है, और फिर हम इसको कन्वर्ट करवा के कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन R3 डॉट लेंथ, ठीक है, इसको प्लस कंकेटिनेशन ऑपरेटर स्पेस के लिए प्लस R3 डॉट विड्थ। ठीक है, इसने एक नया रेक्टेंगल बना दिया और उसका एक्स लेंथ क्या होगी, इन दोनों का सम 10 प्लस 30 40, और उसकी विड्थ क्या होगी, इन दोनों की विड्थ का सम, सो 40 प्लस 20 60। तो इसने एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। इसका यूजेज ये है हमारे कि हम यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए अपने किसी भी प्री डिफाइन ऑपरेटर्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। यानी कि अब ये जो प्लस है, ये पहले क्या करता था, दो नंबर्स को सम करता था, सम अभी भी कर रहा है, लेकिन इसको हमने अपनी गिवन वैल्यूज पे सम करवाया कि हम जो वैल्यूज दे रहे हैं उसको इस सीक्वेंस में वर्क करें, लाइक ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स हैव मोर देन वन वैल्यू। ओके, सो यूजेज इज दैट कि प्री डिफाइन ऑपरेटर को हमने अपनी डिफाइन की हुई वैल्यूज पे हम ऑपरेट करवा रहे हैं। अब ये प्लस का सिंबल वैसे वर्क कर रहा है जैसे हमने इसको करवाया, सो हम ओवरलोड कर रहे हैं। प्री डिफाइन मीनिंग के ऑपरेटर को अपनी डिफाइन की हुई इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करवा रहे हैं। आप चाहें, अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप 3 कोऑर्डिनेट्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ट्रायंगल है, लेंथ विड्थ और हाइट, या उसकी बेस हाइपोटेनस और क्या होता है, बेस हाइपोटेनस और एक जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो वो हम अगर उस पे काम करें तो फिर हम थर्ड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करवाएंगे, परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली। तो जो परपेंडिकुलर है, हम 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, अब वो 3 कोऑर्डिनेट्स उन तीनों को ऐड करेगा। P1 डॉट एक्स, P1 डॉट बेस प्लस P1 डॉट, तीन तीन चीजें ऐड होगी। किस तरीके से, P1 डॉट बेस प्लस P2 डॉट बेस, कॉमा P1 डॉट परपेंडिकुलर प्लस P2 डॉट परपेंडिकुलर, P1 डॉट हाइपोटेनस प्लस P2 डॉट हाइपोटेनस। तो जितने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर होंगे। अच्छा, यहाँ पे ओवेस इकबाल का एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, सो रिटर्न न्यू रेक्टेंगल, ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है। तो अगर किसी की समझ आ रहा है तो काइंडली बता दें। किसी और की समझ में आया कि हमने यहाँ पे रिटर्न न्यू रेक्टेंगल क्यों यूज किया है। मैंने बताया है ये, आई गेस 2 से 3 दफा तो मैंने बताया होगा शायद।
मैं आपका माइक अनम्यूट कर देती हूँ अमान, और आप बता दें ताकि जिसकी समझ में नहीं आया वो उन सबकी समझ आ जाए। इसे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, किस क्लास बस का ये ऑब्जेक्ट? क्लास, इसी क्लास टाइप का रेक्टेंगल की क्लास। रेक्टेंगल की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब ये जो हमने सम करवाया है, इसको सम करके ये एक नई वैल्यूज दे रहा है जो कि एक नया ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट यस। किस क्लास का है, रेक्टेंगल का क्लास का, इसलिए रिटर्न न्यू रेक्टेंगल। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या करेगी, रेक्टेंगल जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास किया उसकी लेंथ को ऐड करेगी, एक कोऑर्डिनेट बनाएगी, और जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट पास किया उसके साथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करके एक नया कोऑर्डिनेट बनाएगी। यानी कि एक कोऑर्डिनेट एक्स होगा, एक कोऑर्डिनेट वाई होगा। तो जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जो कि थर्ड ऑब्जेक्ट होगा, और वो उसी सेम क्लास का होगा लेकिन न्यू होगा, इसलिए रिटर्न न्यू रेक्टेंगल। क्यों न्यू का ऑब्जेक्ट क्यों कंफ्यूज करेगा तूबा? ये तो हम उसको बता रहे हैं कि इन दो ऑपरेटर जो प्लस के सिंबल के साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, विच इज न्यू, एक न्यू ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हमने इसको एक्सप्लिसिटली बताया कि एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा। दो ऑब्जेक्ट जो इस ऑपरेटर को मिले हैं उसको मॉडिफाई करके एक नया ऑब्जेक्ट होगा, और वो नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओके, हम इस तरीके से और भी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर हो गया। प्लस यहाँ गिवन है, माइनस भी आई होप आप कर लेंगे, बस माइनस के सिंबल चेंज होगा। मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको करके बता दिया, डिवीजन भी इसी तरीके से होगी। ठीक है, ये माइनस है, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर माइनस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और जहां जहां प्लस का सिंबल था वहां हम माइनस यूज कर लेंगे। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंपल माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। तो उसको हम किस तरीके से काम करेंगे? यूनरी ऑपरेटर टेक सिंगल पैरामीटर। यूनरी ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जिनको वर्क करने के लिए एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ b इज इक्वल टू माइनस ए, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए क्या करेगा, 10 को माइनस 10 कर देगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल को उन्होंने आगे मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफाई किस तरीके से किया हुआ है? पब्लिक इंट एक्स, पब्लिक इंट वाई, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और फिर यहाँ पे एक ओवरलोडेड ऑपरेटर माइनस, यूनरी ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर। अच्छा, एक चीज आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि यूनरी माइनस और बाइनरी माइनस में हमारा कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे भी ऑपरेटर माइनस है और यहाँ पे भी ऑपरेटर माइनस है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये यूनरी ऑपरेटर है या ये बाइनरी ऑपरेटर है? जी क्लास, सवाल समझ में आया कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? मैं ये कह रही हूँ कि जब हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे लाइक हियर, तो ऑपरेटर माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, और जब हमने बाइनरी ऑपरेटर को माइनस किया तब भी माइनस। तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि बाइनरी कौन सा है और यूनरी कौन सा है।
देखो यूनरी को काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी एक ही पास होगा। सो जब आपके पास आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इट मीन्स कि वो यूनरी ऑपरेटर है। और अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये क्या है, ये बाइनरी वाला माइनस कॉल करेगा। अगर मैं कह रही हूँ a प्लस b, तो प्लस के साथ दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं ए एंड बी, तो वो फौरन से आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये बाइनरी वाला प्लस है। अगर मैं कह रही हूँ इंट न्यू, हमारे पास ऑब्जेक्ट है सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो जब हमारे पास बाइनरी होगा, उसके लिए हमें दो ऑपरेंड चाहिए होंगे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट। और जब एक ऑब्जेक्ट के साथ हम वैल्यू कॉल करेंगे, इट मीन्स कि वो यूनरी होगा। ठीक है, तो यूनरी के लिए हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर माइनस, और क्या ऑब्जेक्ट पास किया, ओनली वन ऑब्जेक्ट, पॉइंट पी, एंड रिटर्न न्यू पॉइंट, रिटर्न भी वो क्या कर रहा है, माइनस पी डॉट एक्स माइनस पी डॉट वाई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसकी दोनों वैल्यूज, यानी कि जो एक्स वैल्यू है उसको भी माइनस कर दो, और जो सेकंड वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट उसको भी माइनस कर दो। तो यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, मैंने अपनी पॉइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई है 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। फिर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट सी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है माइनस के साथ कॉल करे, तो ये माइनस ए पे क्या जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ए को यहाँ पी की जगह किसको रिप्लेस कर देगा, ए को। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देगा, माइनस पी डॉट एक्स, यानी कि पी डॉट एक्स क्या है 1, तो ये रिटर्न करेगा -1, और पी डॉट वाई क्या है 2, सो इट विल रिटर्न -2, यानी कि वो जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उसको माइनस के साथ रिटर्न कर देगा। तो ये यूनरी ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी है। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम प्रिंट करवा देंगे सी डॉट एक्स, सो इट विल प्रिंट -1, एंड सी डॉट वाई इट विल प्रिंट -2। क्लियर है क्लास ये एग्जाम्पल? अच्छा, कुछ ऑपरेटर जो है वो पेयर में यूज होते हैं। पेयर का मतलब ये कि आप उनको अकेले यूज नहीं कर सकते, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो उसके साथ नेक्स्ट पेयर यूज करना जरूरी है। सम ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पेयर्स, लाइक लेट्स से इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। अगर आप अपने प्रोग्राम में इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं, सो इट मैंडेटरी कि आप नॉट इज इक्वल टू को भी ओवरलोड करें। ठीक है, ये पेयर में ओवरलोड होंगे। लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू के लिए आप कोई ओवरलोड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉल्स के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू को ओवरलोड कर रहे हैं तो आपको लेस देन इज इक्वल टू को भी ओवरलोड करना पड़ेगा, वरना आपका कंपाइलर एरर देगा। ये वाले ऑपरेटर्स हमेशा पेयर में ही ओवरलोड होंगे। मीन्स अगर आप इज इक्वल टू को ओवरलोड कर रहे हैं, सो इट्स मैंडेटरी कि आप नॉट इज इक्वल टू को भी ओवरलोड करें।
ठीक है, इक्वलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? लेट्स से पब्लिक स्टैटिक, अच्छा अब यहाँ पे जब हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट वन का एक्स ऑब्जेक्ट टू के एक्स के इक्वल है और ऑब्जेक्ट वन का वाई ऑब्जेक्ट टू के इक्वल है, तो इस सिनेरियो में एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा बल्कि बूलियन रिटर्न होगा, एदर ट्रू और फॉल्स, कि दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में दोनों ऑब्जेक्ट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इस सिनेरियो में अब हमारे पास क्या रिटर्न होगा? बूलियन रिजल्ट आएगा, एदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम रिटर्न न्यू क्लास नहीं करेंगे बल्कि सिंपल रिटर्न और आगे स्टेटमेंट, जो कि हमें ये रिटर्न करेगी कि एदर ये ट्रू है या नहीं। ट्रू कब होगा? जब p डॉट एक्स क्यू डॉट एक्स के इक्वल होगा एंड p डॉट वाई इज इक्वल टू q डॉट वाई। अब अगर आप देखें इज इक्वल टू दो जो है वो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन मींस हमने इसकी फंक्शनैलिटी को इस एक स्टेटमेंट से ओवरलोड कर दिया। अपनी गिवन डेफिनेशन पे भी हम इज इक्वल टू को वर्क करवा रहे हैं। एरे में कैसे है मान? अच्छा, इस वाले सिनेरियो में हमें थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दो ऑब्जेक्ट्स को ही हम कंपेयर करवा रहे हैं जिसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा, किसी नए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें। दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं, तो कंपेयर करवाते वक्त या तो रिजल्ट ट्रू आएगा या रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 1 2, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 3 एंड 4। ए के एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट 2, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई का कोऑर्डिनेट 4। अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, इफ a is equal to b where a is an object and b is also an object, तो ये is equal to इस डेफिनेशन पे आएगा। a की वैल्यू p को असाइन हो जाएगी, b की वैल्यू q को असाइन हो जाएगी, सो p डॉट x इज इक्वल टू 1 एंड p डॉट y इज इक्वल टू 2, क्योंकि p जो है a की वैल्यू p में जा चुकी है। इसी तरह q डॉट x इज इक्वल टू 3 एंड q डॉट y इज इक्वल टू 4। रिटर्न क्या करेगा? p डॉट एक्स इज इक्वल टू q डॉट एक्स। p डॉट एक्स 1 है और q डॉट एक्स 3 है। ठीक है, p डॉट एक्स 1 है और q डॉट एक्स 3 है। चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो एंड पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड की फंक्शनलिटी ये है कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट को चेक नहीं करेगा और क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। आप चाहें तो इसको इफ ए इज इक्वल टू बी को कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर कॉल करवा दें, ताकि जो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास शो भी हो जाए। इसी तरह अगर हम नॉट इज इक्वल टू की फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, यही दो कोऑर्डिनेट जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट जाएंगे इनपुट, और हम रिटर्न करेंगे नॉट p इज इक्वल टू क्यू। हमने क्या कहा कि अलग से एक्सप्रेशन देने के बजाय हम इसको कॉल करवा रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको नॉट करवा रहे हैं। अगर ये ट्रू है, अगर p इज इक्वल टू क्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम उसको नॉट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि हम नॉट इज इक्वल टू कर रहे हैं ना। अगर इज इक्वल टू ट्रू रिटर्न कर रहा है, इस वाले केस में, हमारे केस में क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स नॉट ट्रू, यानी कि नॉट इज इक्वल टू इज ट्रू। p इज इक्वल टू क्या फॉल्स करेगा? फॉल्स। और यहाँ पे हमने क्या कहा है? नॉट ऑफ फॉल्स। सो नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू। सो ऑपरेट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर नॉट इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे फायदा ये होगा कि हमें ये फंक्शनैलिटी दोबारा से डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। क्लास ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल? या इसको मैं इसको कंसोल पे एक दफा रन करके बता दूं? हाँ, हो सकता है अमाद, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर एरे का साइज बहुत ज्यादा होगा
तो फिर आपको हर एलिमेंट पे जाके प्लस 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 करवाना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 एलिमेंट की एरे या लेट से 100 एलिमेंट की एरे तो आपको p1.x p1.2 p1.3 p1 वन बाय वन आप करोगे तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर एरे का साइज बहुत ज्यादा है। अगर 2 या 3 साइज का एरे तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा क्लास, ये इक्वालिटी वाली एग्जांपल क्लियर है? ठीक है, वी हैव 4 मिनट्स। मैं ट्राई करती हूँ कि इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेट्स सी मेरे पास रेक्टेंगल वाली ही क्लास है, इसको मैं रहने देती हूँ, प्लस यहाँ से हटा देती हूँ, प्लस की जगह मैं कर देती हूँ ऑपरेटर इज इक्वल टू, और यहाँ पे रिटर्न रेक्टेंगल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बूलियन रिटर्न होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स क्या जाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक एक्सप्रेशन दे देते हैं कि रिटर्न करो के p डॉट एक्स इज इक्वल टू q डॉट एक्स है, एंड q डॉट y इज इक्वल टू p डॉट y है। सो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट रिटर्न कर दो, p q। ठीक है, अब ये एरर क्या दे रहा है, द ऑपरेटर रिक्वायर्स अ मैचिंग ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेयर में यूज होगा, इज इक्वल टू आप कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते। तो एरर क्या है कि हमेशा इसका पेयर भी मैंडेटरी है, तो हम इसका पेयर भी बना देते हैं विच इज नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, ये मेरे पास हो गया नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है, रिटर्न p डॉट एक्स, ओहो p डॉट लेंथ है, p डॉट लेंथ इज इक्वल टू q डॉट लेंथ एंड q डॉट विड्थ इज इक्वल टू p डॉट विड्थ। ठीक है, अब हम यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू कैसे करेंगे कि रिटर्न करो, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम पूरी वही स्टेटमेंट दें, रिटर्न नॉट इज इक्वल टू की जगह हम नॉट इज इक्वल टू डाल दें। ठीक है, ये रिटर्न करवा दो, मैचिंग पैरामीटर्स हो गए। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं इफ a इज इक्वल टू b। if a इज इक्वल टू b। क्या प्रॉब्लम है, हाँ तो कोई एरर नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है हमारा कोड। सॉरी, r1 इज इक्वल टू r2। तो फिर एक काम ये करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, bool b इज इक्वल टू if r1 इज इक्वल टू b, और यहाँ हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा देते हैं b।